हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उस पार्ट में हमने ओरिजिन ऑफ द यूएन पढ़ा था, ठीक है, एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पढ़े थे एंड कुछ फैक्ट्स पढ़े थे यूएनओ के बारे में। आज में पढ़ने ऑर्गन्स ऑफ यूएन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएनओ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, जिसके साथ हमारे चैप्टर और सिविक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 8 की। उसके बाद हमारे हिस्ट्री के 1-2 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं, थोड़े थोड़े, उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। देन आपकी हिस्ट्री एंड सिविक्स फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 8th क्लास का कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियोज़ के सबसे पहले मिल जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके क्या क्या ऑर्गन्स हैं। सो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। जो यूएन है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स यानी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है द जनरल असेंबली। क्या है पहला? द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली कैन बी टेकन एज द पार्लियामेंट ऑफ यूएनओ। हम जनरल असेंबली को यूएनओ का पार्लियामेंट बोल सकते हैं। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट होता है, ऐसे यूएनओ के पार्लियामेंट को हम जनरल असेंबली बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ, इस जनरल असेंबली में कौन कौन होते हैं? डेलीगेट्स होते हैं, यानी कि मेंबर्स होते हैं सभी मेंबर स्टेट से। कौन से मेंबर स्टेट्स? जिन्होंने यूएन की मेंबरशिप ली होती है। ओके, तो वो सभी जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनमें से मेंबर्स होते हैं इस जनरल असेंबली में। ईच मेंबर स्टेट इज एंटाइटल्ड टू सेंड 5 डेलीगेट्स एंड ऑल ऑफ देम कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली, बट ईच मेंबर हैज़ ओनली 1 वोट। हर एक मेंबर स्टेट के पास, हर एक मेंबर स्टेट से 5 डेलीगेट्स आते हैं, यानी कि 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेंगे, 5 जने, 5 पर्सनस। एंड वो सभी जो हैं, जो भी जनरल असेंबली की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स यानी जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी मीटिंग हो रही है जनरल असेंबली की, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हर एक मेंबर का सिर्फ एक ही वोट गिना जाएगा, यानी कि ये जो 5 हैं ये एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका एक ही वोट गिना जाएगा। ये नहीं कि 5 के 5 वोट्स अलग गिने जाएंगे, नहीं, वो है तो एक ही स्टेट के ना। जैसे यूपी से कोई गया, 5 डेलीगेट्स गए जो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल असेंबली ऑफ यूएन में, ठीक है, तो उन 5 के अलग अलग वोट्स नहीं गिने जाएंगे, सिर्फ एक ही वोट गिना जाएगा उन 5 का, यानी जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोसीडिंग्स आई होप आपको समझ में आ गया। एन इवेंट और अ सीरीज ऑफ एक्शंस, ठीक है, जो भी उस मीटिंग में हो रहा है। द सेशंस ऑफ द जनरल असेंबली आर हेल्ड इन सितंबर टू दिसंबर ईच ईयर रेगुलरली। जो सेशंस होते हैं, यानी कि जो मीटिंग्स होती हैं, जो गैदरिंग होती है जनरल असेंबली की, वो सितंबर से दिसंबर के बीच में होती है, हर साल होती है और रेगुलरली होती है, यानी कि एवरी ईयर। स्पेशल सेशंस में बी कॉल्ड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए सितंबर दिसंबर का वेट नहीं करते, क्योंकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी है ना, उसके लिए तुरंत एक्शन लेना होता है। कोई भी इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए, तो स्पेशल सेशंस बुलाए जा सकते हैं साल में कभी भी जब ज़रूरत पड़े। इट इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर एवरी सेशन। और हर सेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस। किसके फंक्शंस? जनरल असेंबली के। तो जनरल असेंबली में जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उसमें उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। दिस असेंबली सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। जनरल असेंबली क्या करती है? जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा 6 होते हैं, तो उसमें से एक तो आपकी जनरल असेंबली हो गई है, ठीक है, तो बाकी के जो 5 रिमेनिंग हैं उनके काम को सुपरवाइज करती है ये जनरल असेंबली, ठीक है, यानी कि चेक करती है कि ये काम बाकी के ऑर्गन्स अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है एडमिट्स न्यू मेंबर्स टू द यूएनओ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली के अलावा एक ऑर्गन होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जो हम अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो उसके रिकमेंडेशन पे, सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशंस के साथ, उसके सजेशन पे यूएनओ में न्यू मेंबर्स को एडमिट करा जाता है बाय जनरल असेंबली, ठीक है, बट सजेशंस कौन देता है? सिक्योरिटी काउंसिल देती है। इट अपॉइंट्स दी, इट किसके लिए बोल रहे हैं? हम जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं। इट अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के ही रिकमेंडेशन पर यूएनओ के लिए एक जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशंस पे, रिकमेंडेशन पे न्यू मेंबर्स एडमिट किए जाते हैं यूएनओ में, और यूएनओ का एक जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है जनरल असेंबली का? इट इलेक्ट्स 10 टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल
members of the Economic and Social Council and members of the Trusteeship Council from amongst its own members. अब ये जो जनरल असेंबली है ये क्या करती है, 10 टेम्परेरी मेंबर्स चुनती है, परमानेंट नहीं होते, हर बार अलग अलग चुने जाते हैं, ठीक है, टेम्परेरी होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड स्पैन के लिए होते हैं। किसके लिए मेंबर्स चुनती है, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स चुनती है, और मेंबर्स ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल के लिए ये जो जनरल असेंबली है 10 रिप्रेजेंटेटिव्स को, 10 मेंबर्स को चुनती है अपने ही मेंबर्स में से, ठीक है। जो जनरल असेंबली में मेंबर्स हैं उन्हीं में से इन तीनों ग्रुप्स के लिए, कौन कौन से, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए एंड आपका मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन तीनों के लिए 10 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है जो आपके टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, नॉट परमानेंट। ओके, तो ये तीन जो हमने ये अदर नेम पढ़े ये भी इसके क्या हैं, ऑर्गन्स हैं जनरल उसके यूएन के, ठीक है। आगे और क्या है देखिए, यूएन जनरल असेंबली सेशन में है, ठीक है, ये सब बैठे हुए हैं। रिसीव्स एंड डिस्कसेस द रिपोर्ट्स ऑफ इट्स मेन ऑर्गन्स एंड टेक डिसीजंस ऑफ फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। अब ये और क्या करती है जनरल असेंबली, जो उसके मेन ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली जो यूएनओ के मेन ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिपोर्ट को रिसीव करती है, डिस्कशंस करती है मीटिंग में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्प्रूवमेंट होना है उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। इट कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मेंबर स्टेट्स टू प्रोवाइड ह्यूमन राइट्स टू देयर सिटीजन्स। किसी भी मेंबर स्टेट से वो बोल सकती है जनरल असेंबली कि अपने एरिया के जो सिटीजन्स हैं उनको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करो, उनके जो मानव अधिकार हैं उन्हें प्रोवाइड करो, वो उन पर अटेंशन दे सकती है, कह सकती है। पासिस द एनुअल बजट ऑफ द यूएनओ, जो जनरल असेंबली होती है वो यूएनओ का एनुअल बजट पास करती है, ठीक है, एंड फिक्सेस द शेयर ऑफ एवरी मेंबर कंट्री इन प्रोवाइडिंग दोज फंड्स। और जो भी एनुअल बजट होता है तो हर एक मेंबर कंट्री का जो शेयर है कि कौन सी कंट्री कितना शेयर देगी उसे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जो फंड्स हैं, जो एनुअल बजट है, इसे चलाने के लिए, इतनी बड़ी असेंबली है ये, इसे चलाने के लिए भी तो फंडिंग की ज़रूरत होगी, तो वो फंडिंग कहाँ से आती है, हर मेंबर कंट्री देती है, और उस किस मेंबर कंट्री को कितना देना है वो एनुअल बजट जो पास किया जाता है उसमें लिखा होता है, फिक्स्ड होता है। ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है ये जनरल असेंबली, कब, वेन एवर, जब इट फाइंड्स दैट, उसे ये लगता है पीस इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एंडेंजर्ड बाय द एक्शंस ऑफ वन और मोर स्टेट्स। कैसे, सिक्योरिटी यानी कि प्रोटेक्शन का ही तो काम होता है कि सारे में पीस मेंटेन किया जाए, शांति बनाए रखी जाए। तो अगर उसे लगता है यूएनओ को कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जो पीस है, जो शांति है वो खतरे में है, एंडेंजर्ड है यानी कि खतरे में है, किसकी वजह से, किसी दूसरे स्टेट्स की वजह से, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान है वो इसकी तरफ ला सकती है। कौन, यानी कि उसे ऑर्डर दे सकते हैं कि ध्यान दो, ऐसा क्यों हो रहा है, इसे रिजॉल्व करो इस मैटर को, तो ये काम कर सकती है जनरल असेंबली। तो ये फंक्शंस हैं जनरल असेंबली के। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्गन समझ में आ गया है यूएनओ का। सेकेंड ऑर्गन है आपका द सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 मेंबर्स होते हैं, ओके। 5 ऑफ हुम आर, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके। कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। द रिमेनिंग 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स बताए, 5 तो ये हो गए और जो परमानेंट है, और जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। उन्हें कौन चुनता है, जनरल असेंबली चुनती है फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। ये टेम्परेरी होते हैं, हर 2 साल में ये चेंज होते रहते हैं। ये तो परमानेंट है, हमेशा एक रहता है, इनके लिए कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट जो बाकी के 10 हैं वो 2 साल के लिए क्या कहे जाते हैं, चुने जाते हैं, सिर्फ 2 साल के पीरियड के लिए उसके जनरल असेंबली के द्वारा, ऑन मोर और लेस रीजनल बेसिस, रीजन के बेसिस पर वो चुने जाते हैं जो क्षेत्र है उनका। द 5 परमानेंट मेंबर्स एंजॉय द पावर ऑफ वीटो, which means that the Security Council cannot take any final decision till all the 5 permanent members agree। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं कौन कौन से, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, वो वीटो पावर एंजॉय करते हैं। वीटो पावर क्या होता है, इसका मीनिंग हो गया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है कोई भी फाइनल डिसीजन उनकी परमिशन के बिना नहीं ले सकती। कोई भी एक डिसीजन लिया सिक्योरिटी काउंसिल ने, वो ऐसे ही पास नहीं किया जा सकता। इसने तो ले लिया सिक्योरिटी काउंसिल ने, लेकिन इन 5 की भी सहमति होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि यूएसए ने मान लिया और इन सब ने नहीं माना तो चल जाएगा, या 2-3 ने मान लिया और बाकियों ने नहीं माना तो चल जाएगा। 5 को यस में या नो में एक मत होना चाहिए। अगर यस है तभी डिसीजन आगे जाएगा, नहीं है तो क्यों नहीं है वो सब आपको बताना होता है, ठीक है। ये होती है वीटो पावर। अब वीटो इसके
सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस देख लेते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मेन काम क्या होता है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन जिम्मेदारी होती है कि जो इंटरनेशनल पीस है और सिक्योरिटी है उसे मेंटेन करके रखे। ठीक है। इट कैन आस्क द फाइटिंग स्टेट्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बाय बायलैटरल टॉक्स। अगर मान लीजिए किन्हीं दो स्टेट्स में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वो उन स्टेट्स से बोल सकती है कि अपना झगड़ा रिजॉल्व कर लें बाय बायलैटरल टॉक्स। बायलैटरल यानी दोनों को आपस में अपनी साझेदारी से क्या कर लो, असहमति से क्या कर लो, इस झगड़े को सुलझा लो बातों से। ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल में इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट एन एग्रेसर स्टेट। जो एग्रेसर स्टेट यानी कि जो कोई भी एक ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कोई भी स्टेट कैसे गुस्सा करेगा, यानी कि उसका कोई लीडर गुस्सा कर रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकती है, यानी कि इकोनॉमिक चार्जेस लगा सकती है। इट कैन ऑर्डर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ए स्टेट विच परसिस्ट इन अंडरमाइनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी स्टेट को वो मिलिट्री एक्शन ऑर्डर कर सकती है, यानी कि उस पर हमला मतलब उस पर मिलिट्री एक्शंस करवा सकती है, सेना से एक्शन कोई भी करवा सकती है। कब? जब उसे लगता है कि वर्ल्ड की सिक्योरिटी और पीस पे कोई खतरा आ रहा है। इसके अलावा बिसाइड्स दिस इट रिकमेंड्स द एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर टू द यूएनओ भी हमने पढ़ा जनरल असेंबली में कि यूएनओ में कौन न्यू मेंबर एडमिट होना चाहिए, उसका रिकमेंडेशन ये दे सकती है जनरल असेंबली को। इट रिकमेंड्स द नेम ऑफ पर्सन फॉर हिज हर अपॉइंटमेंट एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है उसका नेम भी ये रिकमेंड कर सकती है कि इसे बना दीजिए। इट इलेक्ट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंकरेंटली विद द जनरल असेंबली। कंकरेंटली मीन्स जो उसी टाइम पर होता है, यानी कि जनरल असेंबली के साथ ही मिलकर ये क्या करती है, इंटरनेशनल कोर्ट जो होती है जस्टिस की, उसके जजेस को भी इलेक्ट करने में हेल्प करती है। किसकी? जनरल असेंबली की। ये देखिए आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दिखाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमने देखी है जनरल असेंबली की सेशन हो रहा है, और ये जो सेशन है आपका सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन है। आगे बोल रहा है इट कैन आस्क फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इफ इट डजंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द चार्टर। चार्टर आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, वो लिखे होते हैं। तो उस चार्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेंबर स्टेट जो है वो काम नहीं कर रहा होता है तो उसकी मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए भी बोल सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। इट कैन रिकमेंड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली इन एन इमरजेंसी। और अगर मान लीजिए उसे लगता है सिक्योरिटी काउंसिल की कोई इमरजेंसी है तो एक मीटिंग भी जल्दी से वो बुला सकती है जनरल असेंबली की। थर्ड आपका ग्रुप आता है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये थर्ड मेन ऑर्गन है। ठीक है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर नेशंस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। 1/3 ऑफ दीज मेंबर्स रिटायर एवरी ईयर एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर नेशंस होते हैं जिन्हें कौन चुनता है? जनरल असेंबली चुनती है। और इनमें से 54 जो स्टेट नेशंस हैं इनमें से 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं। 1/3 यानी 18 मेंबर्स जो हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स आ जाते हैं जनरल असेंबली के। जिन मेंबर्स को जनरल असेंबली चुनती है वो लोग उनकी जगह पर आ जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ब्रिंग्स पीपल एंड इश्यूज टुगेदर टू प्रमोट कलेक्टिव एक्शन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो लोगों को इकट्ठा करती है, मतलब एकजुट करती है और जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें अपने नज़र में लाती है और उनके लिए कलेक्टिव एक्शन लेती है ताकि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो सके। ये होते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, यानी कि खाने का, इलेक्ट्रिसिटी का, हेल्थ का, एजुकेशन का, मनी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक है, ट्रेडिंग सेक्टर है, ये सभी से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इस काउंसिल का काम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस काउंसिल इज़, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, ताकि लोगों में इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन यानी कि लोग सहयोग दें आपस में अमंग दी मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन, यानी कि आपस में सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर क्या करें, जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करें, सहयोग दें। देयर आर सेवरल ग्रुप्स वर्किंग अंडर द काउंसिल। इसी काउंसिल में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। दे स्पेशलाइज्ड इन सब्जेक्ट्स, यानी कि एक बहुत बड़ी काउंसिल है ये। कौन सी? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये वाले सारे देखे हैं तो ये अलग अलग इसमें क्या होते हैं? ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप्स कैसे होते हैं? जैसे
पॉपुलेशन के लिए अलग ग्रुप होता है, मनी से रिलेटेड, मनी मैटर से रिलेटेड जो भी होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी है, क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स का कंट्रोल है, ड्रग्स वगैरह जो चलती हैं उनके अलग अलग सेक्शंस बटे हुए होते हैं और हर सेक्शन में अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन से? द ट्रस्टीशिप काउंसिल। द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल, सॉरी। तो जो यूएन चार्टर है, जो यूएन का रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें एक इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल बनती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन एम होता है टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दोज टेरिटरीज दैट आर नॉट येट फुल्ली सेल्फ गवर्निंग। जो उन टेरिटरीज को क्या करता है? सेफ करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जो टेरिटरीज फुल्ली सेल्फ गवर्निंग अभी तक नहीं हो पाई हैं, यानी कि फुल्ली एक पूरे तरीके से खुद शासन नहीं कर सकती, उन्हें गाइड करता है, उन्हें सेफ करे रखता है। 11 सच टेरिटरीज वर ब्रॉट अंडर द यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल में ऐसी 11 टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया। कैसी टेरिटरीज? कौन सी 11 टेरिटरीज हैं ये? जो फुल्ली क्या नहीं है? सेल्फ गवर्निंग नहीं है, यानी कि अपने आप जो शासन कर सकें। द काउंसिल हेल्प्ड 10 ऑफ देम टू गेन इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग यानी कि जो किसी दूसरी कंट्री के अंडर थी, तो काउंसिल ने उनकी मदद करी, ठीक है, उनमें से 10 कंट्रीज़ की मदद करी ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिल सके। नामीबिया वॉज द लास्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। नाउ द काउंसिल इज़ नॉट फंक्शनल। नामीबिया 11 थी, उनमें से 10 ही हो पाई, और 10वीं कौन सी थी? नामीबिया कंट्री थी जिसे इंडिपेंडेंस मिला ट्रस्टीशिप काउंसिल की हेल्प से। अब ये काउंसिल जो है फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। लास्ट आपकी ग्रुप आता है फिफ्थ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ नहीं, 6 ऑर्गन्स पढ़ने थे ना मैं, तो फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड एट द हैग, नीदरलैंड्स, होलैंड में। होलैंड में एक जगह है नीदरलैंड्स, वहाँ पर एक एरिया है हैग, ठीक है। वहाँ पर जो जुडिशियल ऑर्गन है, जो मेन जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि जो मेन कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, वो लोकेशन है। द कोर्ट हैज़ 15 जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ लॉ। इस कोर्ट में 15 जजेस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, जो अलग अलग तरह के लॉज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नो 2 जजेस कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। कोई भी 2 जजेस जो हैं वो सेम कंट्री से नहीं हो सकते, यानी कि 15 जज हैं तो 15 कंट्री को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 15 कंट्री के लॉज को, कानून को। द कोर्ट इलेक्ट्स इट्स ऑन प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। कोर्ट जो है वो अपने प्रेसिडेंट को क्या करता है? हर 3 साल बाद चुनता है कि उनके कोर्ट में कौन काम करेगा एज प्रेसिडेंट। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करती है? यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, अगर मान लीजिए उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको सेटल करती है, उससे रिजॉल्व करती है। इवन प्राइवेट सिटीजन्स हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट व्हेन एवर दे हैव ग्रीवेंस अगेंस्ट अनदर स्टेट। इवन जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, जो प्राइवेट नागरिक हैं, वो उनके पास भी अधिकार होता है कि इस कोर्ट में वो आ सकते हैं जब भी उन्हें लगता है कि वो दे हैव ग्रीवेंस यानी उन्हें कंप्लेन होती है कि ये जो स्टेट है ये सही काम नहीं कर रहा है, तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी यहाँ पर आ सकती है किसी अदर स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए। द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट आर बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज इन अ केस। जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज पर, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा द कोर्ट में गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय द जनरल असेंबली और द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा जो कोर्ट है वो एडवाइजरी ओपिनियन भी दे सकती है, यानी कि एडवाइस भी दे सकती है लीगल क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चंस लीगल हैं उन पर एडवाइस भी दे सकती है, जो जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल उन क्वेश्चंस को पूछती है। तो ये है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है द सेक्रेटरीट। क्या? द सेक्रेटरीट। इट इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। जितने भी कानूनी या शासन से रिलेटेड काम होते हैं उसका इंचार्ज होता है सेक्रेटरीट। इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन। यूएन का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? आपका सेक्रेटरी जनरल। कौन होता है आपका? सेक्रेटरी जनरल होता है। इलेक्टेड बाय द यूएन मेंबर्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। जिन्हें यूएन मेंबर्स इलेक्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए, ठीक है।
जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो 5 ईयर्स के लिए ही होता है, फिर से इलेक्शंस होते हैं। द पर्सोनल ऑफ द सेक्रेटरीट आर रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सेक्रेटरीट के पर्सोनल्स होते हैं, पर्सोनल यानी जो उनके अंडर काम करते हैं, उन्हें रिक्रूट किया जाता है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है पूरे वर्ल्ड से। अटेम्प्ट्स किए जाते हैं टू अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स एंड कंट्रीज। बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे जाते हैं ताकि जो उसके पर्सोनल्स को इलेक्ट किया जा रहा है वो सारे रीजन्स को, सारी कंट्रीज़ को बैलेंस रिप्रेजेंट करे। ये हैं आपके एंटोनियो गुटर्स, यूएन सेक्रेटरी जनरल। द सेक्रेटरी जनरल होल्ड्स अ की पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूएनओ। यूएनओ में जितने भी काम हो रहे हैं, अफेयर्स यानी जितने भी काम हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसमें की पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन होल्ड करता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ही ऑर्गेनाइजेज, वो क्या करता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट यानी एक, जैसे आप बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कच्ची रिपोर्ट, यानी कि एक फाइनल रिपोर्ट की जगह एक थोड़ी रिपोर्ट बनाता है। मेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस, रजिस्टर्स बनाता है, ट्रीटीज करता है, प्रिपेयर्स बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, ये सभी काम करने होते हैं सेक्रेटरी जनरल को। ये तो हमारे ऑर्गन्स की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएनओ। यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी हैं? बिसाइड्स द 6 ऑर्गन्स के अलावा देयर आर अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which are assigned with the specific responsibilities in the fields of health, education, science, trade, culture, labor force and human rights. इन 6 ऑर्गन्स के अलावा नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनमें अलग अलग उन्हें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। कौन कौन से फील्ड्स? हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, ट्रेड, कल्चर, लेबर फोर्स एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उन्हें क्या दिए जाते हैं? अलग अलग फील्ड्स दिए जाते हैं उन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को, जो उस फील्ड में क्या होती हैं, काम करती हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं। द यूनेस्को केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 4 नवंबर 1946। यूनेस्को कब आई? 4 नवंबर 1946 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना। इट हैज़ अ जनरल असेंबली ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की जनरल असेंबली होती है। एक जनरल असेंबली यूएनओ की हो गई, बट इसकी एक जनरल असेंबली खुद की होती है। विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या होते हैं, ऑल दी मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएनओ। यूएनओ के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें आते हैं। इट हैज़ अ सेक्रेटरीट ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का एक सेक्रेटरीट होता है, जो इसका होता है वो नहीं अलग। विच वर्क्स अंडर अ डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल के अंडर काम करता है सेक्रेटरीट। इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का पेरिस में है। यूनेस्को इज ट्राइंग टू एजुकेट मिलियंस ऑफ पीपल, यंग और ओल्ड, एंड टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज। यूनेस्को क्या कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल को, छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सभी को एजुकेशन मिले और साइंटिफिक नॉलेज भी उन्हें मिले। इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एजुकेशन टू द मेंबर स्टेट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन दिस फील्ड। ये और क्या करता है? एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करता है अलग अलग एजुकेशन के अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, एजुकेशन में भी अलग अलग फील्ड्स होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट्स को जहाँ ज़रूरत होती है, ताकि उस पर्टिकुलर फील्ड में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके उस स्टेट के मेंबर्स की। इट ऑल्सो अरेंजेस टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम्स अंडर विच टीचर्स लर्न न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स टू हैंडल देयर टीचिंग इफेक्टिवली। और ये टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें टीचर्स को न्यू आइडियाज़ और नई नई टेक्निक्स सिखाई जाती हैं ताकि अपनी टीचिंग को वो लोग इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से। तो ये हमारी पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो गई यूनेस्को। दूसरी स्पेशलाइज्ड एजेंसी आती है आपकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसे बोलते हैं यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, यूनी है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, स्टैब्लिश्ड इन 1946। ये भी 1946 में स्टैब्लिश हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, टू मीट द इमरजेंसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन वॉर टॉर्न यूरोप। इट अरेंजेस फॉर न्यूट्रिशियस डाइट फॉर द यंगर जनरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या है, 1946 में ये डेवलप हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ताकि जो चिल्ड्रन की, जो यूरोप में बच्चे क्या हो गए, आपके बिछड़ गए हैं या फिर जो बच्चे अलग हो गए हैं, उनकी इमरजेंसी नीड्स को पूरा किया जा सके। ये न्यूट्रिशियस डाइट यानी कि न्यूट्रिशियस खाना यंगर जनरेशन जो हैं वर्ल्ड की, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेडिकल एड एंड मेडिसिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो यूनिसेफ, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड ही काम करती है। ये मेडिकल एड और मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है बच्चों के फ़ायदे के लिए, और स्पेशली उन कंट्रीज़ को करती है जो अंडर डेवलप्ड हैं
ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुई है और या फिर डेवलप हो रही हैं अभी, तो उन्हें प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द चिल्ड्रन ऑफ द मेंबर स्टेट्स एट द टाइम ऑफ नेशनल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, इरप्शंस ऑफ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। और ये जो है उन बच्चों को भी हेल्प करती है, उन मेंबर स्टेट्स के बच्चों की भी हेल्प करती है जब नेशनल कैलेमिटी फैल जाती है। कैलेमिटी कोई भी ऐसी घटना जिससे लोगों की ज़िंदगी का, उनकी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे फ्लड आ गया, वॉल्केनोज फट गए या अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसी कंडीशंस में हेल्प करता है ये यूनिसेफ। ये यूनिसेफ का सिंबल है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, यूनिसेफ सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड यूनिसेफ ने सेलिब्रेट किया था 1979 में। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीजेज बाय 1990 वॉज वन मेजर गोल ऑफ द यूनिसेफ। यूनिसेफ का एक बहुत बड़ा गोल था 1990 में, क्या कि यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया जाए, यानी कि इम्यूनिटी जो आपके इंजेक्शंस लगते हैं, टीके जिसे बोलते हैं, टीका लगाया जाए उन डिसीजेस का जो प्रिवेंट की जा सकती हैं, ठीक है। अब बच्चों को पोलियो की दवाई वगैरह और वो सब पिलाई जाती है ना, टीका लगता है, तो वो उसका मेन गोल था 1990 में। नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948। 1948 में स्टैब्लिश हुई। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू प्रमोट हेल्थ इन द एंटायर वर्ल्ड। हेल्थ से ही समझ में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। It has done substantial work for the promotion of public health and fighting diseases like cholera, typhoid, malaria, smallpox and more recently AIDS। इसने सब्सटेंशियल वर्क किया है। सब्सटेंशियल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यू वाला काम किया है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसका प्रमोशन किया जा सके, यानी कि लोगों को समझाया जा सके कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। और डिसीज़ के अगेंस्ट भी फाइट करने में उसने बहुत बड़ा काम किया है WHO ने। जैसे कौन सी बीमारियाँ, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और मोर रिसेंटली एड्स फैली थी तब। A number of WHO doctors and nurses have trained our medical personnel and awarded scholarships to students to go abroad to study advanced medical technology। जो WHO में डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, उन्होंने हमारे मेडिकल पर्सोनल्स को, जो अदर कंट्रीज़ के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उन्हें क्या किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है और कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दी हैं, प्रोवाइड करती है ये अब भी, ताकि वो बाहर जाएं, अब्रॉड जाएं, पढ़ें, क्या एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी को स्टडी करें और अपने कंट्री में आकर क्या करें, अप्लाई करें। इट प्रमोट्स हेल्थ एजुकेशन अमंग दी मासेस सो दैट दे आर एबल टू फाइट डिसीजेज मोर इफेक्टिवली एंड कंट्रोल दैम। और ये हेल्थ एजुकेशन भी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करता है, ताकि वो खुद भी उन डिसीजेज से लड़ सकें और उन्हें कंट्रोल कर सकें। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, द UN एंड इट्स एजेंसीज सप्लाई वैक्सीन टू 45% ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन। जो UN है और उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी चिल्ड्रन हैं उसके 45% बच्चों को वैक्सीन्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल द UN चिल्ड्रंस फंड एंड द WHO आर कोर पार्टनर्स ऑफ द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। जो पोलियो इरेडिकेशन यानी कि पोलियो को ख़त्म करने का जो इनिशिएटिव है, उसमें ये दोनों पार्टनर्स हैं। कौन कौन से? UNICEF, ठीक है, UN चिल्ड्रंस फंड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों पार्टनर्स हैं, विच हैज़ हेल्प्ड रिड्यूस पोलियो केसेस बाय ओवर 99% सिंस 1988। इन्होंने क्या कर दिया, पोलियो के केसेस को रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1919। 1919 में से कोई स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट वॉज अर्लियर एफिलिएटेड विद द लीग ऑफ नेशंस। ये किससे जुड़ा हुआ था? पहले लीग ऑफ नेशंस से जुड़ा हुआ था। इट वॉज रिवाइव्ड अगेन इन 1946। 1946 में ये फिर से जीवित हुआ एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। किस रूप में? यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ये जीवित हुआ, क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशंस से जुड़ा हुआ था, बट 1946 में ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इट स्ट्राइव्स टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स एंड वर्कर्स बाय इम्प्रूविंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्टॉपिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द एंटरप्रेन्योर्स एंड लेबरर्स। ये क्या करती है? ये सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती है मज़दूरों की, ठीक है, लेबर आ रहा है ना, लेबर यानी जो मज़दूर होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, उनकी कंडीशंस को क्या करता है? इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। कैसे? उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, वुमेन का और चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई शोषण ना करे, और ठीक है, उस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करता है। और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस चलाकर क्या करते हैं? पैसा बनाते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और लेबरर्स में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंड इट प्रमोट्स पीस थ्रू सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय दिलाकर ये पीस यानी कि शांति प्रमोट करने की कोशिश करता है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा चैप्टर बच रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। FAO इट केम इनटू बीइंग ऑन 16 अक्टूबर 1945 में ये आई। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, जो इटली में एक जगह है रोम, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेजर कंसर्न क्या है, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है आपका उसे डेवलप करना, एंड दस इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा तो सभी को अनाज मिलेगा, सभी को खाना पीना मिलेगा, है ना। इस चीज़ को डेवलप करना उसका मेन कंसर्न है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय द FAO। इसने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। It helps to increase the agriculture produce by giving financial aid, by providing the latest machines and better seeds, and by lending the services of the specialist etc. ये क्या करती है? ये हेल्प करती है ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी कि जो साग सब्जी और अनाज वगैरह, अन्न वगैरह उगाया जा रहा है, वो अच्छे से और ज़्यादा उगाया जाए, बढ़ जाए उसका जो प्रोड्यूस है। कैसे? उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेटेस्ट मशीन्स प्रोवाइड करता है, अच्छे सीड्स प्रोवाइड करता है, और उन्हें उधार पर स्पेशलिस्ट की कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देता है। एक्सपर्ट्स जो हैं FAO के, दे आर कैरिंग ऑन रिसर्च, वो रिसर्च करते रहते हैं फिशरी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर पर, देयर बाय रेजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उससे क्या होगा? एग्रीकल्चरल आउटपुट उनका बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस जो है एग्रीकल्चर अन्न और ज़्यादा बढ़ेगा, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, उनका फार्मर्स जो है इस फील्ड में, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज चल रही हैं। IMF, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी विच कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। हर कंट्री की खुद की करेंसी होती है जिसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा रुपी है, हमारी जो करेंसी है वो क्या है? रुपी है, सॉरी क्या है? रुपी है। तो ये रुपी आपका चाइना में थोड़ी चल जाएगा, वहाँ की तो करेंसी चलेगी। तो हर कंट्री की खुद की करेंसी होती है जिसे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फॉर दैट पर्पस, उसके लिए एक इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी की ज़रूरत होती है। एक्सचेंज आपको पता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में 4 करेंसीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रिलायबल एक्सचेंज मीडिया। 4 करेंसीज को रिलायबल माना गया है ताकि उसे एक्सचेंज किया जा सके। कौन कौन सी है? द पाउंड स्टर्लिंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड जो होती है ब्रिटेन की, रशिया की रूबल है, USA के डॉलर, ठीक है, इनसे एक्सचेंज किया जा सकता है। द यूरो अमंग यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलती है। द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टू मेंटेन एन एक्सचेंज वैल्यू इन रिलेशन टू दीज करेंसीज। और दूसरी वर्ल्ड की बाकी की जो करेंसीज हैं उन्हें एक एक्सचेंज वैल्यू अपनी इन करेंसीज में क्या करनी पड़ती है? मेंटेन करके चलनी पड़ती है। जैसे $1 यहाँ पर 81 84 का ऐसे चल रहा है इंडिया में, है ना, ये चीज़ है। द IMF हेल्प्स इन दिस एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज करने में IMF हेल्प करती है। इट अंडरटेक्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग में भी हेल्प करती है ये IMF, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स दी मेंबर स्टेट्स इन द इवेंट ऑफ मॉनेटरी डिफिकल्टीज थ्रू दी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगर कोई भी मॉनेटरी डिफिकल्टीज आ जाती है, मनी से रिलेटेड डिफिकल्टीज आ जाती हैं, तो उसके अपने मेंबर स्टेट की भी ये हेल्प करता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट वाशिंगटन, इसका वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये हमारी स्पेशलाइज एजेंसीज हो गई। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका बचता है अचीवमेंट्स ऑफ द UN। इसने क्या क्या गेन किया है, क्या क्या इसकी उपलब्धियाँ हैं। पहली है, इट हैज़ हेल्प्ड कंट्रीज विच वर अंडर फॉरेन रूल टू बिकम इंडिपेंडेंट। इसने फॉरेन कंट्रीज़ की UN ने उन कंट्रीज़ की हेल्प करी है जो फॉरेन रूल के अंडर थी, ताकि वो आज़ाद हो जाएं, ठीक है, जिन पर किसी दूसरे अंग्रेज़ों का क्या था, कब्ज़ा था, उन्हें आज़ाद करवाया उन कंट्रीज़ को। इट स्ट्रांगली अपोज द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड यानी रेसिज्म अगेंस्ट ब्लैक, यानी कि काले जो लोग होते हैं रंग में, उनके अगेंस्ट क्या होता था? भेदभाव किया जाता था। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था? अपार्थीड की जो पॉलिसी थी वो फॉलो की जाती थी, तो उसका स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया, ठीक है, और उन पर सैंक्शंस लगा दिए, फाइन लगा दिए। द UN मेक्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। इसने बहुत सारी कोशिश करी है ताकि ह्यूमन राइट्स का क्या ना हो, वायलेशन ना हो, कोई उनके मानवाधिकार को गलत यूज़ ना करे। इट हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग पीस टू कंट्रीज एंगेज इन कन्फ्लिक्ट्स, उन कंट्रीज़ को इसने उन कंट्रीज़ में रिजॉल्व करवाया है जो कन्फ्लिक्ट में ही रहती थी। जैसे गल्फ वॉर हुआ था तो उनके बीच शांति वाला जो समझौता होता है वो UN ने करवाया था। एंड लास्टली, इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज एंड वर्क्स फॉर डिसआर्मामेंट। क्या
इसने न्यूक्लियर एनर्जी के यूज़ को प्रमोट किया था ताकि लोग जो है इस न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, और काम किया था उसके डिसआर्मामेंट के लिए, यानी कि कोई गलत यूज़ ना करे उसके लिए उसने भी काम किया था, किसने, यूएन ने। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड सिविक्स लास्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।